अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब बोर्ड क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटा सा टॉपिक है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब जिस तरह से इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं x और y, यहाँ पे x की पावर कोई भी नहीं लिखी हुई, दैट मीन्स कि x की पावर 1 है, राइट। इसी तरह से y की पावर भी 1 है। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स हैं x और y, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल इक्वेशन हो 2x² + x = 6। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहाँ पे x की पावर 1 है लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिनमें सेम वेरिएबल्स हैं x और y। तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होंगी और उनमें एक जैसे वेरिएबल्स होंगे और उनको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, इनमें सेम वेरिएबल्स हैं x और y, राइट। तो आप इन इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इकट्ठा सॉल्व करेंगे, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और जो वैल्यूज़ आप इन वेरिएबल्स की फाइंड करेंगे वो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होंगी, ठीक है। जो वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मैथड हैं जो कि आप इस एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड और दूसरा है क्रैमर रूल। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैथड भी आपको क्लियर हो जाएगा। And before starting the exercise, if you are new here, make sure to subscribe this channel and hit the bell icon to stay updated for more educational content. So class 10 maths chapter 3 exercise 3.6 का question number 1 है solve by matrix inversion method if possible। इन questions को आपने matrix inversion method से solve करना है। तो यहाँ पे simultaneous linear equations given है या आप इनको system of linear equations भी कह सकते हैं। इनमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है कि आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इनको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस एक्सरसाइज में आप दो मेथड सीखेंगे, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल है। लेकिन यहाँ पे साथ में मेंशन कर दिया गया है इफ़ पॉसिबल, कि अगर इनको सॉल्व करना पॉसिबल है तो वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल है या फिर नहीं। ओके, तो वो साथ साथ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या करना है कि इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ओके, और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए आपने ये देखना है कि दोनों इक्वेशंस में इक्वल के एक साइड पे पहले x वाली टर्म हो, फिर y वाली टर्म हो और इक्वल के दूसरे साइड पे कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, जिस तरह से यहाँ पे पहले x वाली टर्म है, फिर y वाली टर्म है इक्वल के एक साइड पे और दूसरे साइड पे कांस्टेंट है। अब जिस तरह से ये इक्वेशन अगर लिखी हो -3y + 4x = -1, तो पहले y वाली टर्म है फिर x वाली टर्म है, तो आपने इनको अरेंज करना है। पहले 4x वाली टर्म को पहले लिखें, फिर y वाली टर्म को लिखें और इक्वल की दूसरी साइड पे ये नंबर होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। x वाली टर्म और y वाली टर्म इक्वल के एक साइड पे जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये जो कांस्टेंट है ये इक्वल के दूसरे साइड पे हो। इस सीक्वेंस में आपने इन इक्वेशंस को लिखना होगा, अगर ये इस सीक्वेंस में नहीं है तो। अब ये दोनों इक्वेशंस आपके पास इसी सीक्वेंस में है, पहले x वाली टर्म है फिर y वाली टर्म है और दूसरे साइड पे कांस्टेंट है, तो आप इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से मैट्रिक्स आपने बनाने होंगे? ये जो x के कोएफिशिएंट हैं इनको आप पहले कॉलम में लिखेंगे। कोएफिशिएंट का क्या मतलब है? x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो ये पहला कॉलम हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि पहले x वाली टर्म्स होनी चाहिए।
क्योंकि पहला जो कॉलम बनेगा वो x के कोएफिशिएंट का होगा। अब जिस तरह से यहाँ पे पहले x वाली टर्म हो और इस इक्वेशन में अगर y वाली टर्म हो तो फिर यहाँ पे जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें गलती हो जाएगी। तो x का कोएफिशिएंट जो है 2 और 4 ये पहला कॉलम हो जाएगा। अब जो y के कोएफिशिएंट है 5 और -3 ये दूसरा कॉलम होगा। और आपने साइंस का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे -3 है तो आपने -3 लिखना है, +3 नहीं लिखना। ये पहला मैट्रिक्स है। अब दूसरा मैट्रिक्स होगा ये जो वेरिएबल्स हैं इसमें x और y। पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे x और y। और ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इनके दरम्यान में कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें, मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हैं मैट्रिसेस को, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा 2x + 5y और 4x - 3y, ठीक है। तो इसको आपने दो मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया है। पहला मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है x के कोएफिशिएंट का, दूसरा कॉलम है y के कोएफिशिएंट्स का। दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें आप ये दोनों वेरिएबल्स लिख लेंगे, फिर इक्वल साइन है, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं 19 और -1 इनको भी आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में जब आपने इनको लिख लिया है तो उसके बाद आपने इनको मैट्रिसेस को नाम दे देना है। ये मैट्रिक्स हो जाएगा A, इसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको नाम दे दें x मैट्रिक्स का, और ये मैट्रिक्स हो जाएगा B मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिसेस को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो AX बराबर है B के। अब देखिए आपने इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है x और y, इसका नाम x मैट्रिक्स है। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो A यहाँ पे जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने ख़त्म करना होगा। जिस तरह से अगर ये हमारे पास वो इक्वेशन 2x = 4 की, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 को यहाँ से हम ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। या आप ये कह सकते हैं कि 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/2, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे, तो ये 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से AX बराबर है जब B के, तो आपने A को ख़त्म करने के लिए A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे A इन्वर्स आपने पहले लिखा है तो इक्वल के इस साइड पे भी A इन्वर्स को पहले लिखेंगे। अब आपको मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपने पिछले एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं कि एक मैट्रिक्स और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये साथ में x है, इक्वल है A इन्वर्स B के। अब आपको ये भी मालूम है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही मैट्रिक्स होगा। x को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, x। तो x बराबर है A इन्वर्स B के, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x = A इन्वर्स B। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि ये आप किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख लें x = A इन्वर्स × B। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या है, आपने A इन्वर्स फाइंड करना है और उसको B से मल्टीप्लाई कर देना है। A मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है और फिर उसको आप B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। A इन्वर्स का फार्मूला भी आपको मालूम है। A इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A के, राइट। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, क्योंकि 1 और एडजॉइंट ऑफ A जब मल्टीप्लाई होंगे तो एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको इस तरह से लिखने का ये पर्पज़ है, ये मकसद है कि आप इनको डिवाइड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करते हैं, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो आपने पहले डिवाइड नहीं करना, आपने एंड पे जाके इनको डिवाइड करना है ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए। पहले भी डिवाइड कर सकते हैं लेकिन एंड पे हम इसलिए डिवाइड करेंगे ताकि कैलकुलेशंस करना आसान हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट आपको मालूम है किस तरह से फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा, दरमियान में माइनस साइन। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये किसके बराबर है, -26 के। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A -26 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर होता तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता, ये आपको मालूम है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर 0 हो जाता तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता। जब इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता तो फिर आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है इफ़ पॉसिबल,
ठीक है, कि अगर पॉसिबल है तो आप इनको सॉल्व करें। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो जाए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे, तो मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना पॉसिबल है, तो मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं ये आपको मालूम है कि आपने ये जो प्राइमरी डायगोनल है इनमें जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। -3 को यहाँ पे लिख लें, 2 को यहाँ पे, इन दोनों की साइन चेंज करेंगे। दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब ए इनवर्स किसके बराबर होगा, इस फॉर्मूला में आप वैल्यू लिखेंगे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब इसका यही मतलब है ना कि हर एलिमेंट -26 के साथ डिवाइड होगा। लेकिन आपने इस स्टेप पे डिवाइड नहीं करना, आपने एंड पे जाके डिवीजन करनी है, ठीक है। तो ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। अब आपने इस फार्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेनी है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में आपने ए इनवर्स और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी है, तो पहले ए इनवर्स लिखेंगे। आपको मालूम है कि आपने इनकी सीक्वेंस चेंज नहीं करनी होती, ठीक है। पहले ए इनवर्स है तो ए इनवर्स को लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स से तो बी मैट्रिक्स को आप बाद में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें, फिर एंड पे जाके इसको -26 से डिवाइड कर लें, ठीक है। ये मैंने आपसे कहा था कि आपने एंड पे जाके डिवाइड करना है। आप यहाँ पे पहले भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लें, जो आपको इजी लगे। लेकिन इस तरह से कैलकुलेशंस आसान होंगी, इसलिए मैं आपको इस तरह से सॉल्व करवा रही हूँ। तो x इज़ इक्वल टू -1/26 है। ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, ठीक है। तो -3 19 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो -3 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू -57, फिर प्लस साइन, -5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, +5। अब आपने सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, ठीक है। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -4 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, 76, और +2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2। x इज इक्वल टू -1/26, -57 और 5 को ऐड कर लें, -52 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -76 और -2 किसके बराबर होगा, -78 के। तो अब आपने 26 को इन एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर लेना है, ठीक है। -52, ये -126 है, आप साइन यहाँ पे ही यूज़ कर लें, ठीक है, एक ही बात है। और फिर -78 डिवाइडेड बाय -26। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 52 डिवाइडेड बाई 26 किसके बराबर होगा, 2 के। ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, 78 बाई 26 किसके बराबर होगा, 3 के। अब ये जो x मैट्रिक्स है ये कौन सा था, ये मैट्रिक्स, ठीक है। x की जगह पे आप ये मैट्रिक्स लिख लें, x और y। आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो x किसके बराबर है, 2 के, और y बराबर है 3 के। ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, मतलब कि इनका ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर तो आप देख सकते हैं, एक कॉलम है 2 रोज हैं, एक कॉलम है 2 रोज हैं। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, तो x किसके बराबर होगा, 2 के, और y बराबर होगा 3 के। तो x और y की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी थी। अब ये इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे x की वैल्यू लिखें 2 और y की वैल्यू लिखें 3। इसको सॉल्व करें तो लेफ्ट साइड बराबर होगी राइट साइड के। इस इक्वेशन में भी आप x की जगह पे 2 लिखें, y की जगह पे 3 लिखें, इसको सॉल्व करें तो आंसर बराबर होगा राइट साइड के। तो x और y की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इनको आपने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो जिस तरह से पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और उसके लिए आपने ये देख लेना है कि यहाँ पे इक्वल के एक साइड पे पहले x वाली टर्म हो, फिर y वाली टर्म हो, और इक्वल के दूसरे साइड पे कांस्टेंट हो। तो इसी तरह से ये इक्वेशंस हैं, इनको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में जब लिखेंगे तो x के जो कोएफिशिएंट है वो पहला कॉलम होगा, तो 3 और 5 ये पहला कॉलम होगा। दूसरा कॉलम कौन सा होगा, y के कोएफिशिएंट का, तो यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, ठीक है। साथ में माइनस साइन भी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 2 और -1 ये पहला मैट्रिक्स होगा। दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होगा? ये जो वेरिएबल्स हैं x और y, फिर इक्वल साइन है। और तीसरा ये मैट्रिक्स हो जाएगा 7 और 16। अब इनको आप नाम दे दें, ये A मैट्रिक्स होगा, ये x मैट्रिक्स होगा और ये B मैट्रिक्स है। तो AX बराबर है B के। आपने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x किसके बराबर है? A इनवर्स इंटू B के। और ये किस तरह से है, ये पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। यहाँ पे अब आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है और x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपने A इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। A मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे, उसको B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। A इनवर्स किसके बराबर है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और दरम्यान में माइनस साइन यूज़ होगा। 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 और -10 किसके बराबर होगा? -13 के। अब डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर हो जाता तो फिर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका आपको मालूम है। इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, -1 को यहाँ पे लिख लें, 3 को यहाँ पे। इन दोनों के साइन चेंज होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो A इनवर्स किसके बराबर होगा? 1 बाय, ठीक है, ये फॉर्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A जो कि -13 है और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A ये मैट्रिक्स है, -2 और 3। A इनवर्स फाइंड कर लिया है, B मैट्रिक्स हमें मालूम है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स x इज इक्वल टू A इनवर्स की जगह पे आप ये लिख लेंगे 1 बाय -13 इंटू -1 -5 -2 और 3 और फिर B मैट्रिक्स लिख लेंगे 7 और 16 है। तो अब आपने क्या करना है? पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एंड पे जाके -13 से डिवाइड कर देना है। आप इस स्टेप पे भी -13 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एंड पे मैं इसलिए डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि इस तरह से आपके लिए कैलकुलेशंस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले डिवाइड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ जाएंगे, फिर उसको जब आप B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशंस थोड़ा लेंथी हो जाएंगी, सही है। तो x इज इक्वल टू ये 1 और -13 को आप इसी तरह से लिखेंगे। ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, -1 7 से मल्टीप्लाई होगा, -2 16 से मल्टीप्लाई होगा और दरम्यान में पॉजिटिव साइन यूज़ होगा। -1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -2 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 होगा। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो है, ठीक है, तो दूसरी रो में ही आपने इसको लिखना है। -5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, -35 हो जाएगा, प्लस 3 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 48। अब इनको सॉल्व कर लें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, -7 -32 होगा। तो -7 और -32 किसके बराबर होगा? -39 के। -35 प्लस 48 किसके बराबर होगा? 13 के। तो अब ये जो -13 है इसको आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और 13 डिवाइड होगा। तो जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर होगा, -13 के साथ सिंपली आपने इनको डिवाइड कर देना है, ठीक है। -39 डिवाइडेड बाय -13 और 13 डिवाइडेड बाय -13, ये जो आपके पास नंबर है ना, ये इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड करेंगे, इसके साथ भी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 39 बाय 13 किसके बराबर होगा? 3 के। प्लस माइनस माइनस होगा, 13 बाय 13 किसके बराबर होगा? 1 के। और एक्स मैट्रिक्स कौन सा था? एक्स मैट्रिक्स ये है, तो इसकी जगह पे आप ये मैट्रिक्स लिख लेंगे एक्स और वाई, दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, तो एक्स किसके बराबर होगा? 3 के और वाई बराबर होगा -1 के। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, ये इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है
दोनों लीनियर इक्वेशंस गिवन है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशंस में x वाली टर्म पहले है, y वाली टर्म बाद में है, इक्वल के एक साइड पे और दूसरे साइड पे ये कांस्टेंट है। तो आपने सबसे पहले स्टेप पे क्या करना है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो अब आपको मालूम है कि जब आप पहला मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसमें पहला कॉलम कौन सा होगा, x के कोएफिशिएंट का। यहाँ पे x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कि 1 है, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है। फिर दूसरा कॉलम कौन सा होगा, y के कोएफिशिएंट का। यहाँ पे y के साथ -2 है और यहाँ पे y के साथ 7 है। अब दूसरा मैट्रिक्स होगा इन वेरिएबल्स का x और y, फिर इक्वल साइन है और यहाँ पे ये मैट्रिक्स होगा इन नंबर्स का 9 और -4। अब इन मैट्रिक्सेस को हम नाम देंगे, A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है एंड दिस इज इक्वल टू B, ठीक है। A ये X मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स है, AX बराबर है B के। अब क्योंकि हमने X की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको आप लिख सकते हैं X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। इसका कॉन्सेप्ट पहले पार्ट में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने A इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है B से। A मैट्रिक्स गिवन है तो आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और उसको B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। A इनवर्स आपको मालूम है किसके बराबर है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 4 बराबर होगा 11 के। इसका डिटर्मिनेंट है 11। अब आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, किस तरह से फाइंड करेंगे एडजॉइंट, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। 7 को यहाँ पे लिख ले, 1 को यहाँ पे, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, इनके साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब A इनवर्स किसके बराबर होगा, यहाँ पे आपने वैल्यूज लिखनी है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A जो कि 11 है और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A की जगह आप ये मैट्रिक्स लिख लेंगे। आप इसको यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं 11 के साथ, ठीक है। आपको मालूम है हर एलिमेंट 11 के साथ डिवाइड होगा, लेकिन इट्स बेटर कि आप इसको यहाँ पे डिवाइड ना करें, एंड पे जाके डिवाइड करें, इस तरह से कैलकुलेशंस आसान होगी। तो आपने A इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूट कर लेना है A इनवर्स की जगह पे ये वैल्यू और B की जगह पे ये मैट्रिक्स। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स x इज इक्वल टू A इनवर्स की जगह ये आप वैल्यू लिख लेंगे 1/11 और ये मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई बाय B है तो B की जगह पे ये मैट्रिक्स लिखेंगे 9 और -4। अब आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर होगा उसको 11 से डिवाइड कर लें। तो x इज इक्वल टू 1/11, ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ, ठीक है। 7 और 9 मल्टीप्लाई होंगे, 2 और -4 मल्टीप्लाई होंगे। 7 9 टाइम्स 63 प्लस 2 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -8। इसी तरह से इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, -2 और 9 मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी रो में लिखेंगे -2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -18 प्लस 1 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4। सो x इज इक्वल टू 1/11, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 63 -8 किसके बराबर होगा, 55 के। ये भी प्लस माइनस माइनस होगा तो -18 -4 किसके बराबर होगा, -22 के। अब आपने 11 को डिवाइड कर लेना है, 55 को भी 11 के साथ डिवाइड करेंगे और -22 को भी 11 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 55/11 हो जाएगा 5 और -22/11 किसके बराबर होगा, -2 के। अब x मैट्रिक्स कौन सा था, ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x की जगह पे ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिसेस ये बराबर है। जब ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, दोनों के दरम्यान में इक्वल साइन है, तो मतलब कि इनका ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं। सिंपली x की जगह पे क्या है 5, x किसके बराबर है 5 के, और y किसके बराबर है -2 की। x और y की वैल्यूज आपने फाइंड करनी थी, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप पे आपने ये देखना है कि दोनों इक्वेशंस में
पहले x वाली टर्म हो इक्वल के एक साइड पे, फिर y वाली टर्म हो और दूसरे साइड पे कांस्टेंट हो, इसी तरह से है। तो आपने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। तो मैट्रिक्स पहला बनाएंगे, इसमें पहला कॉलम कौन सा होगा, x के कोएफिशिएंट का। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x के साथ कोई भी नंबर नहीं है मतलब कि 1 है, तो 3 और 1 ये पहला कॉलम होगा। दूसरा कॉलम होगा y के कोएफिशिएंट का, तो 2 और ये -2। दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे, x और y जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनका इक्वल टू ये दो नंबर्स हैं, इनको भी आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। तो ये मैट्रिक्स है A, ये मैट्रिक्स है x और ये मैट्रिक्स है B। AX बराबर है B के। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स की। तो x किसके बराबर होगा, A इनवर्स इंटू B के, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, A का इनवर्स फाइंड करना है, उसको B से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हमने A इनवर्स फाइंड करना होगा, इसका फार्मूला क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले A मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस साइन होगा। -6 -2 किसके बराबर होगा, -8 के। अब नेक्स्ट आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करेंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे, -2 को यहाँ पे लिख लें, 3 को यहाँ पे, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। A इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A जो कि -8 है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A, तो ये मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ A, ये आप लिख लेंगे। अब A इनवर्स फाइंड कर लिया है, B मैट्रिक्स हमें मालूम है, तो इस इक्वेशन में आपने इन दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B है, तो A इनवर्स की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे आप, 1/-8 इंटू -2 -1 -2 और 3 ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई बाय B है, तो B की जगह पे ये मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद -8 के साथ डिवाइड कर लें। तो 1/-8 इस तरह से लिखेंगे, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, प्लस -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +4। अब ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, +3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1/-8, -4 + 4 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो -2 -6 -8 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो -8 है इसको आपने इस मैट्रिक्स के साथ डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 0 के साथ भी डिवाइड करेंगे, -8 के साथ भी डिवाइड करेंगे, तो 0/-8 0 के बराबर होगा, -8/-8 1 के बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस 8/8 1 हो जाएगा। अब x मैट्रिक्स कौन सा था, x और y ये मैट्रिक्स था, ठीक है। x मैट्रिक्स ये है, तो इसकी जगह पे आपने यही सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब x किसके बराबर है, 0 के, और y बराबर है 1 के, और यही वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। अब आपने इन लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना है, और यहाँ पे कहा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इसलिए इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसको आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं, सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, दोनों में सेम वेरिएबल्स हैं x और y। तो जो स्टेटमेंट भी यूज़ हो आपने इनको सॉल्व करना है, मतलब कि आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और जो वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे वो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होंगी और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होंगी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है इफ़ पॉसिबल, कि अगर इसको सॉल्व करना पॉसिबल हो तो। अब देखिए क्रैमर रूल के ज़रिए जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो दो फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे by using formula determinant of ay divided by determinant of a, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि determinant of a डिनोमिनेटर में है,
तो जब आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और वो ज़ीरो के बराबर हो जाए तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, फिर इनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कहा गया है इफ़ पॉसिबल। सो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के बराबर हो जाए तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के अलावा कोई नंबर होगा तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए एक तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। तो पहले हमने ये तीनों मैट्रिसेस लिखने होंगे, उसके बाद इन तीनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या करना है कि ये तीनों मैट्रिसेस लिखेंगे। ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस को पहले आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। सेम वही तरीका है जो पिछले क्वेश्चन में था कि दोनों इक्वेशंस में इक्वल के एक साइड पे पहले x वाली टर्म हो, फिर y वाली टर्म हो, और इक्वल के दूसरे साइड पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, तो पहला कॉलम होगा 1 2। इसी तरह से यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पे y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कि 1 है, तो y का कोएफिशिएंट है -1। दूसरा कॉलम हो जाएगा 4 और -1। फिर दूसरा मैट्रिक्स आप लिखेंगे, तो इसमें जो वेरिएबल है x और y, इनका मैट्रिक्स बनेगा। फिर इक्वल साइन है और ये दो नंबर्स जो हैं इनको भी आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से आपने मैट्रिसेस बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से है। अब इसमें ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा और ये बी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नाम दे दें ए मैट्रिक्स का, राइट। तो ए मैट्रिक्स तो हमें मालूम हो चुका है, इसका डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर लेंगे। अब ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स भी हमने पहले लिखना है ताकि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो ए एक्स आप किस तरह से लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखें आपने क्या करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें ये जो पहला कॉलम है ये एक्स के कोएफिशिएंट है 1 और 2, ठीक है। तो ए एक्स मैट्रिक्स जब आप लिखेंगे तो ये पहला कॉलम आपने नहीं लिखना, ठीक है, एक्स के कोएफिशिएंट आपने नहीं लिखने, इसकी जगह आपने ये 4 और 5 लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और 5 और ये दूसरा कॉलम इसी तरह से आ जाएगा। जब ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे तो एक्स के कोएफिशिएंट्स आपने नहीं लिखने, उसकी जगह ये मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिख लेंगे और y के जो कोएफिशिएंट है वो इसी तरह से आ जाएंगे। अब ए वाई मैट्रिक्स जब आप लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे, अब ये x के कोएफिशिएंट्स आप लिखेंगे लेकिन ये y के कोएफिशिएंट्स 4 और -1, इसकी जगह अब आप क्या करेंगे, ये b मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 1 2 इसी तरह से रहेगा, y के कोएफिशिएंट्स की जगह आप ये जो b मैट्रिक्स है ना इसको आप यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे, राइट। आई होप इट्स क्लियर। ये a मैट्रिक्स है, ए एक्स मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो आपने x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, उसकी जगह आपने ये कॉलम लिख लेना है यहाँ पे, और जब ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे तो y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, उसकी जगह पे ये मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिख लेंगे। तीनों मैट्रिसेस आपने लिख लिए हैं, अब आपने क्या करना है, इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेने हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, और दरमियान में माइनस साइन यूज़ होगा। 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर माइनस साइन, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, -1 -8 किसके बराबर होगा, -9 के। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए एक्स ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर माइनस साइन, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये -24 के बराबर होगा। फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सो 1 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 5, -4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 8, तो ये किसके बराबर होगा, 5 - 8 -3 के बराबर होगा। तीनों वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली हैं। अब इन फार्मूलाज में आपने इनकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है और x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। x किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू क्या है, -24 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि -9 है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 के टेबल से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 8 टाइम्स 24 एंड 3 3 टाइम्स 9, तो x की वैल्यू होगी 8/3। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू है -3
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -9, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 3 टाइम्स 9, वाई की वैल्यू होगी 1/3। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करना बहुत ईजी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको आपने सॉल्व करना है क्रैमर रूल के ज़रिए। क्रैमर रूल के ज़रिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे इस फार्मूला के ज़रिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो इन तीनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हमने ये तीनों मैट्रिसेस लिखने होंगे ताकि इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकें। तो दोनों इक्वेशंस को पहले आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे पहले इक्वल के एक साइड पे x वाली टर्म है, फिर y वाली टर्म है, और इक्वल के दूसरे साइड पे कांस्टेंट है, तो आप इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये पहला कॉलम होगा। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट -2 है, ये पहला मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर दूसरा मैट्रिक्स होगा वेरिएबल्स का x और y, एंड दैट इज़ इक्वल टू ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको भी आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स है ये ए के बराबर होगा, ठीक है। अब ए एक्स मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे आपको मालूम है, आपने क्या करना है कि जो एक्स के कोएफिशिएंट हैं ये नहीं लिखने, इनकी जगह पे आपने ये कॉलम लिख लेना है 7 और -3, और ये जो 2 और -2 हैं जो y के कोएफिशिएंट हैं वो इसी तरह से आ जाएंगे, तो ये ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ए वाई मैट्रिक्स जब आप लिखेंगे तो आपने y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, इसकी जगह पे आप ये कॉलम लिख लेंगे, ठीक है। सो ये पहला कॉलम इसी तरह से रहेगा x के कोएफिशिएंट का, और y के कोएफिशिएंट की जगह आपने ये 7 और -3 लिख लेना है, ओके। अब आपने क्या करना है, इन तीनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले हम फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर माइनस साइन होगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये -8 के बराबर होगा। अब क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे भी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 7 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -14, फिर माइनस साइन यूज़ होगा, 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -14 + 6 किसके बराबर होगा, -8 के। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करेंगे, तो ए वाई ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। 1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3, -7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो ये -24 के बराबर होगा। तीनों वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली हैं। अब इन फार्मूलाज में आपने ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर लेनी है। x किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, और y बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ये -8 के बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी -8 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 टाइम्स 8, तो x की वैल्यू होगी 1। इसी तरह से y बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई है -24 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -8, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 8 3 टाइम्स 24, तो y की वैल्यू होगी 3। तो ये इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है और आपने इनको क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना है। दैट मीन्स कि आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे इस फार्मूला के ज़रिए और y की वैल्यू फाइंड करेंगे इस फार्मूला के ज़रिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल की एक साइड पे पहले x वाली टर्म है, फिर y वाली टर्म है, और इक्वल की दूसरे साइड पे कांस्टेंट है दोनों इक्वेशंस में। तो आप इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला मैट्रिक्स जब आप लिखेंगे तो उसमें पहला कॉलम कौन सा होगा, x के कोएफिशिएंट्स का। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है और ये 4 है, 2 और 4। इसी तरह से y के कोएफिशिएंट है -5 और -3, तो ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब दूसरा मैट्रिक्स आप लिखेंगे इन वेरिएबल्स का, पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, इक्वल टू, अब ये जो नंबर्स हैं इनको भी आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स होगा। तीनों मैट्रिसेस पहले आपने लिखने हैं, मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई, ये ए मैट्रिक्स है।
अब आपको मालूम है मैट्रिक्स ए एक्स आप किस तरह से लिखेंगे। ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें आपने एक एक्स के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, ठीक है। जो एक्स के कोएफिशिएंट है 2 और 4, इसकी जगह पे आप ये कॉलम लिखेंगे -6 और -12। इसके अलावा ये y के जो कोएफिशिएंट्स हैं ये इसी तरह से होंगे। अब जब ए वाई मैट्रिक्स आप लिखेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स में ये जो y के कोएफिशिएंट है ये आपने नहीं लिखने, इसकी जगह पे ये नंबर्स आप लिखेंगे -6 और -12। तो पहला कॉलम इसी तरह से रहेगा, y के कोएफिशिएंट की जगह आप ये कॉलम लिख लेंगे -6 और -12। तीनों मैट्रिसेस हमने लिख लिए हैं। अब इन तीनों के हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दरम्यान में माइनस साइन यूज़ होगा। 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6, फिर -5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -20। सो ये -6 है, माइनस माइनस प्लस 20 होगा, -6 + 20 14 के बराबर होगा। उसके बाद हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और दरम्यान में माइनस साइन यूज़ होगा। -6 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +18 होगा, -5 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे +60 हो जाएगा एंड इनको सॉल्व कर लें तो ये -42 के बराबर होगा, राइट। अब उसके बाद हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स है ए वाई, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे -24, माइनस साइन, -6 और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 होगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -24 + 24 0 के बराबर होगा। तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इसकी वैल्यू है -42 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 14। तो 14 3 टाइम्स 42 होता है, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, x की वैल्यू है -3। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने का क्या फार्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 0 के बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 के बराबर है, 0/14 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। क्रैमर रूल के ज़रिए हमने इनको सॉल्व करना है। तो आपको मालूम है अब x किसके बराबर है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दैट मीन्स कि हमने ए मैट्रिक्स और ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स, सबसे पहले ये तीनों मैट्रिक्स लिखनी है, फिर इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहले ये जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस में x की वाली टर्म पहले है, फिर y वाली टर्म है और इक्वल की दूसरे साइड पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। पहला जो मैट्रिक्स है उसमें एक कॉलम होगा x के कोएफिशिएंट का 3 और 5, दूसरा कॉलम होगा y के कोएफिशिएंट का। तो यहाँ पे y के साथ 2 है और ये y के साथ 6। दूसरा मैट्रिक्स होगा इन वेरिएबल्स का जो कि x और y है, फिर इक्वल साइन, और तीसरा मैट्रिक्स होगा इन नंबर्स का जो कि इक्वल के दूसरे साइड पे हैं जो कांस्टेंट है। अब ये मैट्रिक्स A है, इसको आप नाम देंगे A मैट्रिक्स का। अब A x मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे, जो A मैट्रिक्स है इसमें ये x के कोएफिशिएंट थे 3 और 5, ये आपने नहीं लिखने, इनकी जगह पे आप ये कॉलम लिखेंगे -1 और 5, और ये कॉलम इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब जब ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे तो x के कोएफिशिएंट इसी तरह से रहेंगे, जबकि जो y के कोएफिशिएंट है ए मैट्रिक्स में इसकी जगह पे आपने ये कॉलम लिख लेना है -1 और 5। तो अब इन तीनों की डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरम्यान में माइनस साइन यूज़ होगा। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18, -2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 18 - 10 8 के बराबर होगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमने फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -6, -2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो -6 -10 -16 के बराबर होगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, -1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 + 5 बराबर होगा 20 के। तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अब हमने फार्मूला में वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। x किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, और y बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। सो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है -16 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 8। 8 2 टाइम्स 16 है, तो x की वैल्यू होगी -2। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 20 है और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 है। अब इनको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 5 टाइम्स 20 एंड 4 2 टाइम्स 8। y की वैल्यू होगी 5/2, तो ये इसका आंसर होगा। 3 है, ये स्टेटमेंट गिवन है। इस स्टेटमेंट को देख के आपने परेशान नहीं होना। आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमिन द करंट इन 2 ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसकी 2 ब्रांचेस है, ब्रांच ए और बी। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो इन दोनों ब्रांचेस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड करना चाह रहा है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, 2 आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है। इसमें ये जो x है वो शो कर रहा है करंट इन ब्रांच ए एंड y इज करंट इन ब्रांच बी। ठीक है, x करंट है इन ब्रांच ए और y शो कर रहा है करंट इन ब्रांच बी। फाइंड x एंड y यूजिंग मैट्रिसेस। तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ब्रांच a और ब्रांच b में जो करंट है x और y वो आपने फाइंड करना है यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं किया गया कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है या क्रैमर रूल, तो आपकी मर्जी है, जो मेथड आपको ईजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे क्योंकि आई गेस वो मेथड ईजी रहेगा आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेना है। आपको मालूम है कि क्रैमर रूल के ज़रिए जब आप x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपके पास ये फार्मूला है x की वैल्यू फाइंड करने का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y की वैल्यू आप फाइंड करते हैं इस फार्मूला के ज़रिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो 3 मैट्रिसेस बेसिकली हमने फाइंड करने हैं, मैट्रिक्स ए एक्स, मैट्रिक्स ए वाई और मैट्रिक्स ए। फिर इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के इसको सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशंस गिवन हैं इनको पहले आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इक्वल के एक साइड पे पहले x वाली टर्म है, फिर y वाली टर्म है, इक्वल के दूसरी साइड पे कांस्टेंट है, तो आप इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला मैट्रिक्स कौन सा होगा, इसमें जो x के कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब कि 1 है, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट 2 है, तो ये पहला कॉलम होगा 1 और 2। इसी तरह से यहाँ पे y के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब कि 1 है, यहाँ पे भी y के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, लेकिन साथ में आपने साइन भी देखना है। ठीक है, ये पॉजिटिव 1 है और ये नेगेटिव 1 है। उसके बाद जो x और y वेरिएबल्स हैं इनका मैट्रिक्स होगा इक्वल टू ये जो 2 नंबर्स हैं 7 और 2, इनका मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स है A। क्रैमर रूल आप सीख चुके हैं, बिल्कुल आपने उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स आपने सॉल्व किए। ठीक है, अगर आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं वो मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आपके पास आंसर ठीक होगा। अब ए एक्स मैट्रिक्स आपने लिखना है। ठीक है, तो ए एक्स मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे, ए मैट्रिक्स में जो एक्स के कोएफिशिएंट है उसकी जगह पे आपने ये कॉलम लिख लेना है 7 और 2, दूसरा कॉलम इसी तरह से रहेगा। अब ए वाई मैट्रिक्स लिखना है, तो ए वाई मैट्रिक्स जब आप लिखेंगे तो इसमें एक्स के कोएफिशिएंट इसी तरह से लिखेंगे, ये जो वाई के कोएफिशिएंट है ये आपने नहीं लिखने, इनकी जगह पे आप ये कॉलम लिखेंगे। तो 1 और 2, 7 और 2। ठीक है, अब इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं।
तो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 हो जाएगा, फिर माइनस साइन, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये -3 के बराबर होगा। उसके बाद AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो AX ये मैट्रिक्स है 7 2 1 और -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये -9 के बराबर होगा। उसके बाद AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो AY मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 2 7 और 2 है, ठीक है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, -7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो 2 - 14 -12 के बराबर होगा। अब इन फार्मूलाज में आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें। x किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ AX बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x है -9 और डिटर्मिनेंट ऑफ A है -3। माइनस माइनस प्लस होगा एंड 3 3 टाइम्स 9। x किसके बराबर है? 3 के। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ AY को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A से। डिटर्मिनेंट ऑफ AY है -12 और डिटर्मिनेंट ऑफ A है -3। माइनस माइनस प्लस 3 4 टाइम्स 12, तो y किसके बराबर है? 4 के। अब यहाँ पे मेंशन किया गया था कि x डिनोट कर रहा है किसको? करंट इन ब्रांच A और y इज करंट इन ब्रांच B, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? करंट इन ब्रांच A, ठीक है। करंट इन ब्रांच A इज इक्वल टू x, ठीक है। x शो कर रहा है ब्रांच A में जो करंट है उसको, तो ये 3 के बराबर है। और B शो कर रहा है करंट को जो कि ब्रांच B में है। सो करंट इन ब्रांच B इज इक्वल टू y और ये किसके बराबर है? 4 के। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। 3 फोर्सेस हैं जो कि एक पार्टिकल पे अप्लाई की जा रही हैं और पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होता है? जब उस पे जो फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं उनका सम 0 के बराबर हो। जो फोर्सेस उस पे अप्लाई की जा रही हैं अगर आप उनको ऐड कर दें तो आंसर क्या हो? 0 के बराबर हो। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है कि 3 फोर्सेस हैं जो पार्टिकल पे अप्लाई की जा रही हैं और इन तीनों का सम 0 के बराबर है, मतलब कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब ये तीनों फोर्सेस मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है F1, F2 और F3। आपने वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की। तो ये जो कंडीशन है इसी को यूज़ करते हुए आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। एक पार्टिकल है जिस पे 3 फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं और पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा? जब उस पे जो फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं उनका सम 0 के बराबर हो। तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं F1, F2, F3, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर होगा? 0 के। तो F1, F2 और F3 ये तीनों मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिखेंगे। F1 है 8 और x ये मैट्रिक्स, F2 इस मैट्रिक्स के बराबर है ये आप लिखेंगे, प्लस F3 ये मैट्रिक्स है ये आप लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे आपने मैट्रिक्स लिखेंगे हैं तो यहाँ पे 0 की जगह भी आप नल मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, जिसका ऑर्डर इन मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये तीनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं तो जब मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है तो उनका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। इसमें 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। अब इक्वल के इस साइड पे 0 था तो आप 0 की जगह नल मैट्रिक्स लिखेंगे और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी इसी तरह से होगा, 2 रोज़ और 1 कॉलम, ठीक है। अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो ऐड किस तरह से करेंगे? ये जो एलिमेंट्स हैं तीनों ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते हैं जिनकी पोजीशन सेम होती है। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इन तीनों की पोजीशन एक जैसी है, ठीक है। तो 8 उसमें आप ऐड करेंगे -2 और उसमें ऐड कर देंगे y। इसी तरह से ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो x प्लस -7 और प्लस -1 इक्वल के इस साइड पे ये मैट्रिक्स इसी तरह से आप लिख लेंगे। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। 8 - 2 हो जाएगा तो 8 - 2 किसके बराबर होगा? 6 के। और ये प्लस y इसी तरह से रहेगा क्योंकि y वेरिएबल है उसको आप 6 में ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पे x इसी तरह से रहेगा, ये प्लस माइनस -7 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -7 -1 किसके बराबर होगा? -8 के, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये 2 मैट्रिक्स हैं और इन दोनों के दरमियान में इक्वल साइन है, मतलब कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं। 2 मैट्रिसेस बराबर कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों। ऑर्डर इनका सेम है,
इसमें 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। अब इक्वल साइन है दरमियान में, मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। ये जो एलिमेंट है 6 + y ये बराबर होगा 0 के, और x - 8 बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 6 को इस साइड पे ले जाएं माइनस हो जाएगा, इसी तरह से -8 को इस साइड पे ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है -6। ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन है और इक्वेशंस गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट की मदद से इक्वेशंस बनानी होंगी। जब आप इक्वेशंस बना लेंगे फिर उनको आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि आपने सबसे पहले इक्वेशंस बनानी है, और इक्वेशंस बनाना भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा अगर आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें जो कंडीशंस दी गई हैं उनको अगर आप समझ लेते हैं तो इक्वेशंस आप बहुत ईजीली बना लेंगे, राइट। तो स्टेटमेंट क्या है? टू सपोर्ट बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। 2 सपोर्ट बीम्स हैं ए एंड बी। इन दोनों बीम्स ने जो इकट्ठा वजन कैरी किया है वो 100 किलो न्यूटन के बराबर है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि बीम ए ने इतना लोड कैरी किया है और बीम बी ने इतना लोड कैरी किया है। यहाँ पे कहा गया है बीम ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड, मतलब कि बीम ए और बीम बी ने जो इकट्ठा लोड कैरी किया है वो टोटल 100 किलो न्यूटन है, राइट। उसके बाद क्या कहा गया है? ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए। अगर बीम ए पे जो लोड है उसको ट्वाइस कर दिया जाए, मतलब कि डबल कर दिया जाए। ट्वाइस का मतलब है डबल करना। एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, और बीम बी पे जो लोड है उसको 3 टाइम्स मतलब कि उसको ट्रिपल कर दिया जाए। ठीक है, बीम ए पे जो लोड है उसको अगर आप डबल करें और बीम बी पे जो लोड है उसको ट्रिपल कर दें तो दैट इक्वल्स 240 किलो न्यूटन। तो ये टोटल 240 किलो न्यूटन के बराबर है। फाइंड द लोड ऑन बीम ए एंड बी यूजिंग मैट्रिसेस। तो बीम ए पे जो लोड है और बीम बी पे जो लोड है वो आपने मालूम करना है यूजिंग मैट्रिसेस, मतलब कि आपने क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, बीम ए ने कितना लोड कैरी किया है और बीम बी ने कितना लोड कैरी किया है ये आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट लोड ऑन बीम ए इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, बीम ए ने जो लोड कैरी किया है वो हमें मालूम नहीं है तो उसको हमने नाम दे दिया है एक्स का। इसी तरह से लोड ऑन बीम बी इज़ इक्वल टू वाई। बीम ए और बीम बी ने जो लोड कैरी किया है वो हमने मालूम करना है, तो इसको हमने नाम दे दिया है एक्स का, और बीम बी ने जो लोड कैरी किया है उसको हमने नाम दे दिया है वाई का, मतलब कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस बनानी है। तो यहाँ पे देखें, टू सपोर्ट बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड। बीम ए और बीम बी ने जो इकट्ठा लोड कैरी किया है, ठीक है, कंबाइंड लोड मतलब कि बीम ए और बीम बी के लोड को अगर आप जमा कर दें, इकट्ठा कर दें, तो वो किसके बराबर है? 100 किलो न्यूटन के। तो बीम ए और बीम बी ने जो लोड कैरी किया है वो तो हमें मालूम ही नहीं है, तो वो हमने लेट किया है कि वो एक्स और वाई के बराबर है। तो एक्स और वाई को अगर आप इकट्ठा कर दें, एक्स और वाई को अगर आप कंबाइन कर दें, बीम ए और बीम बी की लोड को अगर आप जमा कर दें तो वो टोटल किसके बराबर है? 100 किलो न्यूटन के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये हमारे पास जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक बीम ए और बीम बी की लोड को अगर हम इकट्ठा कर दें, जमा कर दें, तो ये 100 किलो न्यूटन के बराबर है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो लाइन दी गई है ना, इसकी मदद से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। इसमें क्या कहा गया है? ट्वाइस द लोड ऑन बीम बी ए, सॉरी, अगर बीम ए का जो लोड है उसको अगर आप ट्वाइस कर दें, मतलब कि डबल कर दें, तो बीम ए पे लोड कितना है? एक्स। इसको आपने डबल करना है, मतलब कि एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, और बीम बी पे जो लोड है उसको आपने 3 टाइम्स करना है, मतलब कि ट्रिपल करना है। तो बीम बी पे लोड कितना है? वाई के बराबर है। इसको आप ट्रिपल कर दें, 3y हो जाएगा। तो दैट इक्वल्स 240 किलो न्यूटन। बीम ए पे लोड को आपने डबल किया, बीम बी पे जो लोड है उसको ट्रिपल किया, तो ये टोटल, इनको अगर आप जमा कर दें तो ये टोटल किसके बराबर है? 240 किलो न्यूटन के। तो इस तरह से हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं।
आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा। दोनों जो कंडीशंस दी गई थी उनके मुताबिक हमने ये दोनों इक्वेशंस बना ली हैं। तो बीम ए और बीम बी पे जो लोड है एक्स और वाई जो हमने लेट किया है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्रैमर रूल भी यूज़ कर सकते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जो मेथड आपको ईजी लगे। तो यहाँ पे हम क्रैमर रूल यूज़ कर लेते हैं और एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो क्रैमर रूल के मुताबिक सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। और आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस में पहले एक्स वाली टर्म है, फिर वाई वाली टर्म है और इक्वल की दूसरे साइड पे कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे मैट्रिसेस बना सकते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये पहला कॉलम होगा। यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। अब दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होगा, इन वेरिएबल्स का एक्स और वाई, एंड दैट इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है इनको भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स। हम यहाँ पे क्रैमर रूल जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये ए मैट्रिक्स है। अब आपने ए एक्स मैट्रिक्स लिखना होगा। तो ए एक्स मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे, ये जो एक्स के कोएफिशिएंट है ये आपने नहीं लिखने, इसकी जगह पे ये कॉलम लिख लेंगे 100 और 240। ए मैट्रिक्स में आपने एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह ये कॉलम लिखेंगे। ये दूसरा कॉलम इसी तरह से आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब जब ए वाई कॉलम लिखेंगे तो फिर आपने क्या करना है, जो वाई के कोएफिशिएंट है 1 और 3 ये कॉलम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे ये कॉलम लिख लेंगे। तो ये पहला कॉलम तो इसी तरह से रहेगा। इस कॉलम की जगह 100 और 240 आप यहाँ पे लिख लेंगे। तीनों मैट्रिसेस लिख लिए। अब इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और दरम्यान में माइनस साइन, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 के बराबर है। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ होगा डिटर्मिनेंट का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दरम्यान में माइनस साइन। 100 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 300, माइनस 1 और 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 240, इनको माइनस कर दें तो ये 60 हो जाएगा। नेक्स्ट ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 और 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 240, माइनस 100 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, इनको माइनस कर दें तो ये 40 हमारे पास इसका आंसर होगा। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूलाज आपको मालूम है, एक्स किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वाई किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तीनों डिटर्मिनेंट्स हमने मालूम कर ली हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स 60 है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 1 के बराबर है, तो 60 बाय 1 किसके बराबर होगा, 60 है। इसी तरह से y बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 40 है, इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जो कि 1 है, तो 40 बाय 1 40 के ही बराबर होगा। अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो x किसके बराबर था, x बराबर है लोड ऑन बीम ए के। बीम ए पे जो लोड है वो x के बराबर है और बीम बी पे जो लोड है वो y के बराबर है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे कि लोड ऑन बीम ए इज इक्वल टू, ये x के बराबर था तो x किसके बराबर है, 60 के, ठीक है। बीम ए पे लोड 60 के बराबर है, 60 किलो न्यूटन। जो यूनिट यूज़ हुआ था ना क्वेश्चन में वो आपने साथ में लिख लेना है। इसी तरह से लोड ऑन बीम बी, बीम बी पे जो लोड है उसको हमने वाई से डिनोट किया था, तो ये किसके बराबर है, 40 किलो न्यूटन के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। बीम ए पे जो लोड है उसको आप वाई लिख सकते हैं, बीम बी पे जो लोड है उसको आप एक्स भी लिख सकते हैं। मैथड सेम ही होगा। मैथड अगर आप ठीक फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक होगा। सो आई होप इट्स क्लियर। नंबर 6 है, अब यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले स्टेटमेंट की मदद से हम इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उन इक्वेशंस को मैट्रिसेस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, इन अ 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ्स। एक 2D गेम वर्ल्ड है, 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल, जिसमें एक्स एक्सिस भी हो और वाई एक्सिस भी हो। तो एक 2D गेम वर्ल्ड है, उसमें 2 कैरेक्टर्स स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो अब 2 कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे 2 कार्टून्स हैं या कोई भी 2 कैरेक्टर्स। तो जब 2D गेम वर्ल्ड में कैरेक्टर्स स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेंगे तो वो हॉरिजेंटली भी कुछ फासला तय करेंगे और वर्टिकली भी कुछ फासला तय करेंगे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं
कि 2D गेम वर्ल्ड में एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा, ठीक है। ये आपको मालूम है हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो लेट्स सपोज कि एक कैरेक्टर यहाँ से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग इस तरह से मूव करता है, राइट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस कैरेक्टर ने मूव किया है। तो अब इस कैरेक्टर ने हॉरिजेंटली भी कुछ फासला तय किया है और वर्टिकली भी कुछ फासला कवर किया है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कैरेक्टर ने डिस्टेंस कवर किया है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव किया है। तो यहाँ से अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास हॉरिजेंटली 2 यूनिट है, 2 यूनिट इसने हॉरिजेंटली फासला तय किया है और वर्टिकली 3 यूनिट इसने फासला तय किया है। आई होप इट्स क्लियर कि जब कैरेक्टर 2 डायमेंशनल गेम वर्ल्ड में मूव करेगा तो वो हॉरिजेंटली भी कुछ फासला तय करेगा और वर्टिकली भी कुछ फासला तय करेगा। अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स की बात हो रही है। तो इस सिनेरियो के मुताबिक लेट्स सपोज कि एक कैरेक्टर यहाँ से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ठीक है, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ से स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। तो दोनों कैरेक्टर्स हॉरिजेंटली भी कुछ फासला कवर करेंगे और वर्टिकली भी कुछ फासला कवर करेंगे। जिस तरह से ये कैरेक्टर अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो हॉरिजेंटली इसने 2 यूनिट कवर किए हैं और वर्टिकली इसने 3 यूनिट कवर किए हैं। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है, वन कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। अब एक कैरेक्टर जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है उसने जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया है उसको ट्वाइस कर दें, डबल कर दें, और वर्टिकल पोजीशन इसका जो टोटल है वो 5 यूनिट के बराबर है। इसको मज़ीद डिटेल में हम समझेंगे जब इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। वाइल द अदर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर हॉरिजेंटल पोजीशन इज 1 मोर देन वर्टिकल पोजीशन। दूसरा कैरेक्टर जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है उसने हॉरिजेंटली जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1 यूनिट ज़्यादा है वर्टिकल पोजीशन से। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग मैट्रिसेस। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपने मालूम करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट मीन्स कि जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर यहाँ से स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर यहाँ से स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और आपको मालूम है कि जब आप पॉइंट लिखते हैं उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बेसिकली हमने मालूम करना है। अब इसमें एक्स क्या है, हॉरिजेंटल पोजीशन है, और वाई क्या है, वर्टिकल पोजीशन है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने मालूम करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट हॉरिजेंटल पोजीशन एक्स के बराबर है, ठीक है। हॉरिजेंटल पोजीशन इज इक्वल टू एक्स एंड वर्टिकल पोजीशन इज इक्वल टू वाई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक्स वाई, जो कि हमने मालूम करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट है जो कि हमने मालूम करना है। अब इस स्टेटमेंट को हम दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, ये, और इक्वेशन साथ साथ फिर बना लेते हैं। ये लाइन तो आपको समझ आ चुकी है। एक 2 डायमेंशनल गेम वर्ल्ड है, उसमें 2 कैरेक्टर्स स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके मुताबिक हमने इक्वेशन बनानी है। तो क्या कहा गया है, वन कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। एक कैरेक्टर जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो आपको मालूम है अब वो हॉरिजेंटली भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और वर्टिकली भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे कहा गया है टोटल ऑफ, किसका टोटल, ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल पोजीशन। हॉरिजेंटल पोजीशन को डबल कर दिया जाए और जो वर्टिकल पोजीशन है उसका टोटल 5 यूनिट के बराबर है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये कैरेक्टर है, जिस तरह से इसने हॉरिजेंटली 2 यूनिट फासला तय किया है तो 2 को आप डबल कर देंगे 4 हो जाएगा, और जो वर्टिकल पोजीशन है ये हमारे पास 3 यूनिट है। तो इसका अगर टोटल कर दिया जाए तो ये यहाँ पे हमें बताया गया है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि हॉरिजेंटल 2 यूनिट है और वर्टिकल 3 यूनिट है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है कि कैरेक्टर ने हॉरिजेंटली जो डिस्टेंस कवर किया है उसको डबल करें और साथ में वर्टिकल पोजीशन है उसका टोटल 5 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल पोजीशन क्या है, एक्स, इसको आप डबल करेंगे
और वर्टिकल पोजीशन, इसका टोटल मतलब इनको आप जमा कर दें तो ये 5 यूनिट के बराबर है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है उसके मुताबिक हमने ये इक्वेशन बनाई है। आई होप इट्स क्लियर। मैं रिपीट कर देती हूँ कि एक कैरेक्टर जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, क्या कहा गया है, टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5, कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन को डबल करें और वर्टिकल पोजीशन, इनका जो टोटल है वो 5 यूनिट के बराबर है। रिपीट मैं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया है, अब ये जो लाइन है इसकी मदद से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। While the other moves along a line where horizontal position is one more than vertical position. अब दूसरा कैरेक्टर जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है उसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है दैट इज़ वन मोर देन वर्टिकल पोजीशन। कि फॉर एग्जांपल अगर वर्टिकल पोजीशन 4 यूनिट है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होगी, 4 से 1 यूनिट ज़्यादा, मतलब कि 5 यूनिट हो जाएगी। कि वर्टिकल पोजीशन में अगर आप 1 ऐड कर दें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल पोजीशन x है, वर्टिकल पोजीशन y है। अब जिस तरह से अगर वर्टिकल पोजीशन 4 है, ठीक है, तो उसमें अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ जाएगी जो कि 5 यूनिट के बराबर होगी। आई होप इट्स क्लियर। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है। किस तरह से कि x और y वाली टर्म को इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट करना है और कांस्टेंट दूसरे साइड पे हो, तो y को इस साइड पे ले जाए, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है मैट्रिसेस के ज़रिए। आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और क्रैमर रूल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो हम यहाँ पे क्रैमर रूल के ज़रिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इनको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे। x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 और 1 ये पहला कॉलम होगा। यहाँ पे y के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 1 इसका कोएफिशिएंट है। यहाँ पे y के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब कि 1 है, साथ में माइनस साइन है, तो ये इसका कोएफिशिएंट है। दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होगा, वेरिएबल्स का x और y इक्वल टू, ये हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं ए मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स के बराबर है। अब क्रैमर रूल के मुताबिक आपको मालूम है कि आपने ए एक्स मैट्रिक्स भी लिखना है और ए वाई मैट्रिक्स भी लिखना है, फिर उनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो ए एक्स मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे, ए मैट्रिक्स में आपने एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह आपने ये कॉलम लिखना है और वाई के कोएफिशिएंट इस तरह से आ जाएंगे। अब ए वाई मैट्रिक्स में आपने वाई के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह ये कॉलम लिखना है। तो पहला कॉलम तो इस तरह से होगा, y के कोएफिशिएंट की जगह आप ये 5 और 1 लिख लेंगे। अब इन तीनों के हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर माइनस साइन होगा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये -3 के बराबर है। डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड करेंगे, 5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये -6 के बराबर होगा। इसी तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ए वाई है 2, 1, 5 और 1, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2, -5 और 1 को मल्टीप्लाई करें 5, तो ये -3 के बराबर होगा। अब आपको मालूम है फार्मूला, x किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या है, -6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -3, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2। इसी तरह से y किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दोनों को आप डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई -3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी -3 है, ये माइनस माइनस प्लस 3, 1 टाइम्स 3, तो y की वैल्यू होगी 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स वाई, ठीक है, तो x क्या है 2 और y क्या है 1, ये इसका आंसर होगा। नंबर 7 है, 2 years ago a man was 5 times as old as his son was. 2 साल पहले वालिद की एज बेटे से 5 गुना थी। After 6 years he will be 3 times as old as his son. 6 साल बाद वालिद की एज बेटे से 3 गुना हो जाएगी। Find their present ages using matrices. आपने वालिद और बेटी की जो मौजूदा उम्रें हैं, प्रेजेंट एजेस हैं, वो मालूम करनी है यूजिंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्रैमर रूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने इक्वेशंस बनानी होंगी इस स्टेटमेंट की मदद से।
तो इस स्टेटमेंट में हमें वालिद और बेटी की जो एज है उनके दरमियान में जो रिलेशन है वो 2 साल पहले और 6 साल बाद का बताया गया है और प्रेजेंट एजेस हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि उनकी प्रेजेंट एजेस हैं एक्स और वाई। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x years and present age of father is equal to y years। दोनों की प्रेजेंट एजेस हमने मालूम करनी है। तो सन की प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली है कि x के बराबर है और वालिद की जो प्रेजेंट एज है वो हमने लेट कर ली है कि y के बराबर है। अब हमने इस स्टेटमेंट की मदद से इक्वेशन बनानी है। तो क्या कहा गया है, 2 years ago 2 साल पहले अ मैन वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन वॉज। वालिद की उम्र बेटे से 5 गुना थी। 5 times का मतलब है 5 गुना। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटी की एज 2 साल पहले 10 साल थी तो वालिद की उम्र क्या हो जाएगी, 10 का अगर आप 5 गुना करें तो वो क्या हो जाएगा, 50। मतलब कि आपने अगर बेटी की उम्र को 5 से ज़रब दी तो वालिद की उम्र आ जाएगी। ठीक है, बेटी की उम्र अगर 10 साल थी तो वालिद की उम्र क्या होगी, 50 साल। अगर बेटी की उम्र को आप 5 से ज़रब दें तो वालिद की उम्र आ जाएगी। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए आपने इक्वेशन बनानी है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है 2 साल पहले की और हमें ये मालूम नहीं है कि 2 साल पहले उनकी एजेस क्या थी। तो 2 साल पहले जो उनकी एजेस है सबसे पहले तो वो हमने मालूम करनी है। 2 years ago 2 साल पहले सन्स एज इज़ इक्वल टू, अगर हमें उसकी मौजूदा एज मालूम हो उसमें से हम 2 साल माइनस करेंगे तो 2 साल पहले की एज हमें मालूम हो जाएगी। लेकिन हमें बेटी की और वालिद की मौजूदा एजेस भी मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने लेट किया है कि बेटी की जो मौजूदा उम्र है वो x के बराबर है। तो x में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो 2 साल पहले की एज हो जाएगी x माइनस 2। इसी तरह से 2 साल पहले फादर की एज क्या होगी, y माइनस 2 के बराबर होगी। ठीक है, मौजूदा उम्र y ईयर्स है तो y में से 2 माइनस कर दें तो ये 2 साल पहले की एज हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 साल पहले की एज तो हमने नोट कर ली है। अब क्या है नेक्स्ट कि मैन वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन वाज। वालिद की उम्र बेटे से 5 गुना थी कि अगर बेटी की उम्र को 2 साल पहले बेटी की उम्र को 5 से आप ज़रब दें तो वालिद की उम्र बन जाएगी। तो 2 साल पहले बेटी की उम्र थी x माइनस 2, इसको आप 5 से ज़रब देंगे तो वालिद की उम्र आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेनी है। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाएगा और y -2। अब इक्वेशन आपने किस तरह से लिखनी है कि x और y वाली टर्म इक्वल के एक साइड पे हो और कांस्टेंट दूसरे साइड पे। 5x को यहाँ पे रखें, y को इस साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा। इक्वल के इस साइड पे -2 है, इस -10 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। तो 5x माइनस वाई किसके बराबर होगा, 8 के। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन है इसकी मदद से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। आफ्टर 6 years 6 साल बाद ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। वालिद की उम्र बेटे से 3 गुना हो जाएगी। तो 6 साल बाद उनकी उम्रें क्या होंगी, पहले तो हमने ये मालूम करना है। तो आफ्टर 6 years सन्स एज इज इक्वल टू, 6 साल बाद बेटी की उम्र क्या होगी, बेटी की मौजूदा उम्र है x ईयर्स। तो x में अगर आप 6 ऐड कर दें तो 6 साल बाद की एज हो जाएगी x + 6। अगर फॉर एग्जांपल बेटी की मौजूदा उम्र 10 साल है तो 10 में आप 6 ऐड कर देंगे तो 6 साल बाद की उम्र हमें मालूम हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें क्योंकि मौजूदा उम्र मालूम नहीं है वो हमने लेट की है कि x के बराबर है तो x में आपने 6 ऐड कर लेना है। इसी तरह से 6 साल बाद फादर की एज क्या होगी, मौजूदा उम्र y है उसमें आपने 6 ऐड कर देना है। तो 6 साल बाद उनकी ये एजेस होंगी। अब इनकी मदद से आपने इक्वेशन बनानी है। क्या कहा गया है, आफ्टर 6 years ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। 6 साल बाद वालिद की उम्र बेटे से 3 गुना हो जाएगी। मतलब कि 6 साल बाद अगर बेटे की उम्र को 3 से आप ज़रब दें तो वालिद की उम्र आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6 साल बाद बेटी की उम्र है 15 years, ठीक है, तो इसका 3 गुना क्या होगा, 45 होगा ना, कि अगर आप 15 को 3 से ज़रब दें तो 45 हो जाएगा।
तो बिल्कुल इसी तरह से आपने क्या करना है, 6 साल बाद जो बेटी की एज है उसको आपने 3 से ज़रब दी तो वालिद की एज आ जाएगी। इसको अब आप सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लें। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 इक्वल टू y प्लस 6। अब 3x वाली टर्म को यहीं पे रखें, y को इस साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा। 6 को यहीं पे रखें, 18 को इस साइड पे ले जाएं, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई किसके बराबर होगा, -12 के। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है मैट्रिसेस के ज़रिए। तो यहाँ पे हम क्रैमर रूल के ज़रिए इनको सॉल्व कर लेंगे। 5x माइनस वाई इक्वल है 8 के और 3x माइनस वाई बराबर है -12 के। सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, ये पहला कॉलम होगा। यहाँ पे y के साथ -1 है, यहाँ पे भी y के साथ -1 है, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। दूसरा मैट्रिक्स होगा दोनों वेरिएबल्स का x और y, और तीसरा मैट्रिक्स कौन सा होगा, ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं इनका। तो अब ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स किसके बराबर है, 5, 3, -1 और -1 के। ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे तो जो x के कोएफिशिएंट है वो नहीं लिखने, उनकी जगह पे ये कॉलम लिखना है ए मैट्रिक्स में, और दूसरा कॉलम इसी तरह से आ जाएगा। अब उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स है, तो ए वाई मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे, ए मैट्रिक्स में y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह ये कॉलम लिखना है। तो पहला कॉलम इसी तरह से होगा, दूसरे कॉलम की जगह 8 और -12 हो जाएगा। अब इन तीनों की हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस साइन यूज़ होगा। 5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 3 किसके बराबर होगा, -2 के। इसी तरह से अब आपने इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 8, -12, -1 और -1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस साइन यूज़ होगा। 8 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8, -1 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे +12 हो जाएगा। तो -8 -12 -20 के बराबर होगा। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। सो 5, 3, 8 और -12 ये इसके एलिमेंट्स हैं। 5 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे -60, -8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो ये किसके बराबर होगा, -84 के। अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिखनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स -20 है, डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 10 टाइम्स 20, x की वैल्यू है 10। इसी तरह से y किसके बराबर है, -84 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस प्लस होगा एंड 2 42 टाइम्स 84 है, y की वैल्यू होगी 42। तो ये बेसिकली हमने एजेस फाइंड करनी थी। तो x किसकी एज थी, सन की, और y किसकी एज थी, फादर की। इसी तरह से हमने लेट किया था, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लें सन्स एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है, इज इक्वल टू 10 ईयर्स। बेटे की एज हमने लेट की थी कि x ईयर्स है, तो x किसके बराबर है, 10 के। और वालिद की एज हमने लेट की थी कि y के बराबर है, तो y हमारे पास 42 ईयर्स है। फादर्स एज इज इक्वल टू 42 ईयर्स। और साथ में आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 10 ईयर्स एंड 42 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। I hope it's clear. Next question number 8 है, two cyclists are 44 किलोमीटर apart and start out at the same time. दो साइकिलिस्ट हैं जिनके दरमियान में 44 किलोमीटर का फासला है और वो एक ही टाइम पे साइकिल चलाना शुरू करते हैं। लेट्स सपोज कि एक साइकिलिस्ट इस पॉइंट पे है और दूसरा साइकिलिस्ट इस पॉइंट पे है। दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर है और वो दोनों एक ही टाइम पे साइकिल चलाना शुरू करते हैं। इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स। अगर वो दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में साइकिल चलाना शुरू करें तो वो 2 घंटे में मिलेंगे। अगर ये साइकिलिस्ट इस डायरेक्शन में साइकिल चलाए और ये साइकिलिस्ट इस डायरेक्शन में साइकिल चलाए, एक दूसरे की डायरेक्शन में अगर ये साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो ये 2 घंटे में मिलेंगे। बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन अगर वो एक ही डायरेक्शन में साइकिल चलाना शुरू कर दें, एक साइकिलिस्ट इस पॉइंट पे है, दूसरा साइकिलिस्ट इस पॉइंट पे है,
ये साइकिलिस्ट भी इस डायरेक्शन में साइकिल चलाए और ये भी इसी डायरेक्शन में साइकिल चलाए, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में अगर ये दोनों साइकिल चलाना शुरू करते हैं, द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7.5 आवर्स। तो जो फास्टर होगा वो स्लोअर को 7.5 आवर्स बाद ओवरटेक करेगा, उसे क्रॉस करेगा। लेट्स सपोज कि ये जो साइकिलिस्ट है ये फास्टर है, ठीक है, ए साइकिलिस्ट, और बी साइकिलिस्ट जो है ये स्लोअर है। अब ये एक ही डायरेक्शन में अगर साइकिल चला रहे हैं, ये फास्टर है ये स्लोअर है, तो ये जो साइकिलिस्ट है ये 7.5 आवर्स बाद इस साइकिलिस्ट को ओवरटेक करेगा, इसको क्रॉस कर देगा। फाइंड देयर स्पीड्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आपने इन दोनों की स्पीड्स मालूम करनी है यूजिंग मैट्रिसेस। तो स्पीड क्योंकि हमने मालूम करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये लेट कर लेते हैं कि एक साइकिलिस्ट की स्पीड x के बराबर है और दूसरे साइकिलिस्ट की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर के बराबर है। लेकिन यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि एक साइकिलिस्ट फास्टर है और दूसरा साइकिलिस्ट स्लोअर है, तो साथ में आपने ये भी मेंशन करना है। लेट स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट ए जो कि फास्टर है, ठीक है, साइकिलिस्ट ए को हम लेट कर लेते हैं कि ये फास्टर है और इसकी स्पीड क्या है, x के बराबर है, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ बी साइकिलिस्ट जो कि स्लोअर है, उसकी स्पीड को हम लेट कर लेते हैं कि वो y किलोमीटर पर आवर के बराबर है। अब हमने दोनों इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक तो इनकी स्पीड को यूज़ करना है, एक इसके अलावा यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है। तो देखिए आपको मालूम है कि स्पीड किसके बराबर है, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम के। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन दी गई है, इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स, इसको यूज़ करते हुए हम पहली इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स। अगर दोनों साइकिलिस्ट एक दूसरे की डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं तो वो 2 घंटे में मिलेंगे। तो दोनों साइकिलिस्ट जब एक दूसरे की डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं तो इनकी स्पीड्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे एक साइकिलिस्ट की है x और दूसरे साइकिलिस्ट की स्पीड है y। दोनों की स्पीड को आप ऐड करेंगे तो स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस बाय टाइम के। दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस कितना है, 44 किलोमीटर, और दोनों 2 घंटे में मिलेंगे अगर वो दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में साइकिल चलाते हैं, राइट। अगर दोनों साइकिलिस्ट एक दूसरे की डायरेक्शन में साइकिल चलाते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, x और y को आपने ऐड कर देना है। स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस बाय टाइम के। दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 44 किलोमीटर, और वो कितने टाइम में मिलेंगे, 2 घंटे में। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 22 के। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो कि क्वेश्चन में दी गई है। अब दूसरी इक्वेशन आप बनाएंगे जो आपके पास ये लाइन दी गई है, इसको यूज़ करते हुए इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही डायरेक्शन में साइकिल चलाते हैं, द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7.5 आवर्स। तो जो फास्टर साइकिलिस्ट है वो स्लोअर को 7.5 आवर्स बाद क्रॉस करेगा, उसको ओवरटेक करेगा। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में साइकिल चलाएंगे तो आपने इन दोनों स्पीड्स को माइनस कर देना है। जो फास्टर साइकिलिस्ट की स्पीड है उसमें से आपने स्लोअर साइकिलिस्ट की स्पीड को माइनस करना है। तो स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस बाय टाइम के। दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस कितना था, 44 किलोमीटर, और अब वो कितने टाइम में मिलेंगे, 7.5 आवर्स बाद, ठीक है, 7.5 आवर्स बाद, राइट। अगर वो एक ही डायरेक्शन में साइकिल चलाते हैं तो दोनों की स्पीड को आप माइनस करेंगे। स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस बाय टाइम के। डिस्टेंस 44 किलोमीटर ही है दोनों के दरमियान में, और दोनों 7.5 आवर्स बाद मीट करेंगे। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 7.5 है। इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, 7.5 को 2 और 7 मल्टीप्लाई होगा, 14, उसमें 1 ऐड करेंगे, 15/2, ठीक है। तो ये 15/2 हो जाएगा। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू, अब देखिए 44 के डिनोमिनेटर में कोई नहीं है, मतलब कि 1 नंबर है। तो जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, 44 और 1 डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और 15/2 है,
ये दोनों फ्रैक्शंस जब डिवाइड हो रहे हैं तो इनको आप किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 44/1 डिवाइडेड बाय 15/2। दोनों के दरम्यान में आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना है और इन दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे, 2 यहाँ पे और 15 यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा? 44 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 डिवाइडेड बाय 15। अब ये 15 जो डिनोमिनेटर में है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15x माइनस 15y इज़ इक्वल टू 88। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, मतलब कि दोनों साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम क्रैमर रूल के ज़रिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस नोट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 22। दूसरी इक्वेशन है 15x माइनस 15y इज़ इक्वल टू 88। इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहला मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम होगा वो x के कोएफिशिएंट होगा 1 और 15। दूसरा कॉलम y की कोएफिशिएंट का होगा, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट माइनस 15 है। अब दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होगा? x और y का, जो कि दोनों वेरिएबल्स हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू 22 और 8 को आप 88 था ये 22 और 88, इसको भी आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। अब इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं ए मैट्रिक्स का, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। जब हम क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ए एक्स मैट्रिक्स भी लिखना है और ए वाई मैट्रिक्स भी लिखना है, फिर उनके डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड करेंगे। तो ए एक्स मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे? ए मैट्रिक्स में एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह पे ये कॉलम लिखेंगे 22 88 और ये दूसरा कॉलम इसी तरह से रहेगा। ए वाई मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो आपने ए मैट्रिक्स में वाई के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह पे ये कॉलम लिखना है, लेकिन पहला कॉलम इसी तरह से रहेगा 1 और 15, इसकी जगह पे आप 22 और 88 लिखेंगे। अब इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरम्यान में माइनस साइन यूज़ होगा। 1 और माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15, माइनस 1 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो ये माइनस 30 के बराबर है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 22 88 1 और माइनस 15 है। 22 और माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 330 के बराबर होगा। माइनस 1 और 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 होगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास बराबर है 418 के, ठीक है, माइनस 418। अब नेक्स्ट हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 15 22 और 88 है। 1 और 88 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 22 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। 22 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करें सो दिस इज़ इक्वल टू 330। तो 88 माइनस 330 किसके बराबर होगा? माइनस 242 के। सो अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है माइनस 418, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है माइनस 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 418 और 30 को हम डिवाइड करेंगे। सो 418 डिवाइडेड बाई 30 इज़ इक्वल टू 13.93। x इज़ इक्वल टू 13.93 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई है माइनस 242 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है माइनस 30, माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 242 बाय 30 इज़ इक्वल टू 8.066 है, तो राउंड ऑफ कर लें 8.07 हो जाएगा। x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। x किसकी स्पीड को शो कर रहा है? साइक्लिस्ट a की, जो कि फास्टर था, और y किसको शो कर रहा है? साइक्लिस्ट b की स्पीड को, जो कि स्लोअर था। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट a जो कि फास्टर था, उसकी स्पीड क्या है? 13.93 किलोमीटर पर आवर, साथ में आपने यूनिट भी लिखना है, ठीक है। स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस बाय टाइम के। डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर में था और टाइम किस में था? आवर्स में, तो किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट होगा। इसी तरह से साइक्लिस्ट बी जो कि स्लोअर था, उसकी स्पीड क्या है? y के बराबर, जो कि 8.07 किलोमीटर पर आवर है।
तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 7 कम है। इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर में से अगर आप 7 माइनस कर दें तो वो न्यूमरेटर के बराबर है। ओके, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। अब अगर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसमें आप 3 जमा कर दें, 3 से उसको इंक्रीज कर दें, मतलब कि उसमें 3 जमा कर दें, तो जो नया फ्रैक्शन होगा उसको आप कैंसिल करके लिख सकते हैं 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन यूजिंग मैट्रिसेस। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो आपने मालूम करना है। अब आपको मालूम है कि फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट जो न्यूमरेटर है वो x के बराबर है और जो डिनोमिनेटर है वो y के बराबर है। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन क्या होगा? सो ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y, ठीक है। तो मतलब कि हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशंस बना के उसे हम मैट्रिसेस से सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी मदद से हमने इक्वेशन बनानी है। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 7 कम है, ठीक है। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 7 कम है। इसका क्या मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में से आप 7 माइनस कर दें तो वो न्यूमरेटर के बराबर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर y है, न्यूमरेटर x है। अगर डिनोमिनेटर में से 7 माइनस कर दें तो वो न्यूमरेटर x के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है उसके मुताबिक हमने ये इक्वेशन बनाई है, ठीक है। आई रिपीट कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर में से अगर आप 7 कम कर दें, 7 माइनस कर दें तो वो न्यूमरेटर के बराबर है। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, y को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, ये माइनस हो जाएगा और ये -7 यहीं पे होगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। अब इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है x, इसको अगर आप 3 से इंक्रीज कर दें, मतलब कि इसमें अगर आप 3 जमा कर दें न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर इसी तरह से रहेगा, न्यूमरेटर में अगर आप 3 जमा कर दें तो ये न्यू फ्रैक्शन बन चुका है x + 3/y। तो इसको आप कैंसिल करके लिख सकते हैं 3/4। जिस तरह से अगर आपके पास फ्रैक्शन हो 9/12, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं ना, 3 टाइम्स 9 एंड 3 4 टाइम्स 12। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में आप 3 जमा कर दें तो एक नया फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप कैंसिल करें तो वो कहते हैं ये बराबर है 3/4 के। तो इसकी मदद से हमने दूसरी इक्वेशन बना ली है, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4 को इस साइड पे ले जाएं तो x + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से y को इस साइड पे ले जाएं तो वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये बराबर है 3y के। अगेन यहाँ पे आपने क्या करना है, x और y वाली टर्म को इक्वल के एक साइड पे रखना है। 4x यहीं पे होगा, 3y को यहाँ पे ले जाए, माइनस हो जाएगा। 12 जो कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड पे ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम क्रैमर रूल के ज़रिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना होगा। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ये 4 है, 1 और 4। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 है और ये y का कोएफिशिएंट है -3। दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होगा? वेरिएबल्स का x और y। और तीसरा मैट्रिक्स होगा ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं -7 और -12। अब इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं A मैट्रिक्स का। उसके बाद हमने AX मैट्रिक्स लिखना है। AX मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे? इसमें x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह ये कॉलम लिखना है, -7 -12। दूसरा कॉलम इसी तरह से रहेगा। इसी तरह से हमने AY मैट्रिक्स लिखना है। AY मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे? इसमें y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह पे ये कॉलम लिखेंगे। 1 और 4 इसी तरह से रहेगा, इसकी जगह पे -7 और -12। अब इन तीनों के हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेने हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A
हम फाइंड करेंगे। सो ये किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3, माइनस 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, -3, माइनस माइनस +4, ये 1 के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ AX मालूम करेंगे, तो -7 है, -12 है, -1 और -3। -7 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +21, -1 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे +12, इनको माइनस कर दें तो ये 11 के बराबर होगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ AY मालूम करेंगे। 21 - 12 9 के बराबर होगा। ठीक है, ये 9 के बराबर है। AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे -12, -7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -28, तो -12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 28 - 12 किसके बराबर होगा, 16 के। अब हमने x और y की वैल्यू मालूम कर लेनी है, तो दोनों के फार्मूलाज आपको मालूम है। x किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ AX बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और y किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ AY बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। वैल्यूज़ लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ AX 9 है और डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 है, तो ये 9 के बराबर है। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ AY 16 है और डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 है, तो ये हमारे पास 16 के बराबर होगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, हमने लेट किया था कि फ्रैक्शन है x बाय y, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये x बाय y के बराबर है। ठीक है, x बाय y, तो x क्या है 9 और y क्या है 16। 9/16 ये फ्रैक्शन है जो कि हमने मालूम करना था। एक्सरसाइज 3.6 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स।